अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का नॉलेज इतना ज़्यादा है कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच जिसको हम केमिस्ट्री का नाम दे दें उसके अंदर तो स्टडी तो कर नहीं सकते। तो केमिस्ट्री की स्टडी को आसान बनाने के लिए और इसके एप्लीकेशन यानी इस्तेमाल को भी आसान बनाने के लिए हमने इसकी बहुत सी ब्रांचेस बना दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। बुक पे डेफिनेशन है फ़िज़िकल केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, यानी जैसे हमने पहले रिलेशनशिप ऑफ केमिस्ट्री विद फिज़िक्स में बात की थी कि हम कंपोजिशन यानी बनावट, मादे की बनावट के बारे में इसमें मुताला करते हैं, एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और तबई खसूसियात का मुताला भी किया जाता है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो एक मादा रिएक्शन ना कर रहा हो और अपनी वैसे की वैसे ही सादा हालत में मौजूद हो, तो उस वक्त उसकी खसूसियात क्या होंगी। जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कीमियाई खसूसियात को कहते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान मादे में देखने को मिलती हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मुताला भी करते हैं और कुछ हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मुताला भी किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ज़िक्र है अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आती है उसका मुताला भी इसमें किया जा सकता है। द प्रॉपर्टीज़ सच, अच्छा अब इस लाइन में हमें उन तमाम प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया गया है, उन प्रॉपर्टीज़ का बारे में बताया गया है जिनका हम मुताला करते हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटम की साख्त क्या है, एटम की डेफिनेशन हम इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में ठीक से करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन को हम कंपोजिशन का नाम भी दे सकते हैं। तो मॉलिक्यूल की बनावट कैसी है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स मादे की 3 इकसाम हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो बेसिकली हम कहते हैं। तो इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, इन तीनों मादे की इकसाम का बिहेवियर कैसा होता है, ये किस तरह से एक्ट कर रही होती हैं, साकिन पड़ी हुई हैं, कुछ कर नहीं रही, क्या कर रही हैं, और इस सब को हम फिज़िकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली ब्रांच है, तो इसको समझना ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, और उनके डेरिवेटिव्स क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट करें, एक हाइड्रोजन का एटम और एक कार्बन का एटम आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, और इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स ही कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन के नाम से पता चल रहा है कि इनमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। अब हाइड्रोकार्बन्स किसी ऐसे नए एटम के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि ना तो हाइड्रोजन है और ना कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर जब कोई नया एटम आ जाए, समथिंग अदर देन हाइड्रोजन और कार्बन आ जाए, तो उनके रिएक्शन के नतीजे में हमें मिलते हैं उनके डेरिवेटिव्स। अब ये समथिंग अदर देन हाइड्रोकार्बन कौन कौन से एटम हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और इस तरह से और भी एटम्स हो सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और समथिंग अदर देन हाइड्रोकार्बन जब रिएक्ट करते हैं तो डेरिवेटिव्स आते हैं। एक दफ़ा दोबारा बता दूं, हाइड्रोजन और कार्बन 2 एटम्स के मिलने से हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इन्हीं को ही कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। जब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई नया एटम हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर जाए तो उसे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहते हैं। अब मज़ीद लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर भी मौजूद होते हैं और इनको लेबोरेटरीज़ में भी तैयार किया जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुताला करने वाले इंसान को ऑर्गेनिक केमिस्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट
determine the structure and properties of these naturally occurring as well as synthesized compounds. ऑर्गेनिक केमिस्ट का काम क्या है इस लाइन में बताया गया है, to determine the structure and properties of these naturally occurring as well as synthesized compound. naturally occurring जैसे हमने पहले बात की कि कुदरती तौर पर मौजूद हैं, और synthesized compound मतलब मसनूई तौर पे लेबॉरेटरीज में बनाए जा सकते हैं. तो इन नेचुरली अकरिंग और मसनूई तौर पे बनाए जाने वाले कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ का मुताला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़. यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, और इनमें मौजूद है पेट्रोलियम, जिसमें आप गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला पेट्रोल भी शामिल है. पेट्रोकेमिकल्स, इन पेट्रोल से केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत से नए केमिकल्स भी बनाए जा सकते हैं, और पेट्रोल से नए केमिकल्स पेट्रोल से जो नए केमिकल्स बनाए जाते हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल के नाम में फार्मेसी का वर्ड है, और फार्मेसी से हम रिलेट करते हैं, मुराद लेते हैं ड्रग्स और मेडिसिन्स के. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि मेडिसिन और ड्रग्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके बारे में हम बात करने वाले वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ही हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दोनों ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ों का मुताला करते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बताया गया है स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स. तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी एक्सेप्ट अलावा उनके जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स. तो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उन तमाम की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है. अगली ही लाइन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड्स और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है कि ये ग्लास की इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है, सीमेंट की इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है, सिरेमिक्स मतलब चूना बनाने वाली, चूने से मज़ीद अशिया बनाने वाली इंडस्ट्री जिनमें चूने के बर्तन और चूने की टाइल्स वगैरह आती हैं उनमें इस्तेमाल होता है. मेटलर्जी जो धात से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री होती हैं कि मेटल को किस तरह से ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है और उनको प्योर फॉर्म में बनाया जाता है, वो सारी मेटलर्जी में हम पढ़ते हैं, और मेटलर्जी इंडस्ट्री में उनका इस्तेमाल होता है. अब नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके बारे में हम पढ़ने वाले वो है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में मैं एक बात पहले बताता चलूँ कि ये केमिस्ट्री की जो ये ब्रांच है, बायोकेमिस्ट्री जो है, ये अब केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती, पहले पढ़ाई जाती थी. उसकी वजह ये है कि इस पैराग्राफ के सेकंड हाफ में लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री इमर्ज्ड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन. बायोकेमिस्ट्री एक अलग सेपरेट सी ब्रांच बन गई, एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी बन गई. व्हेन साइंटिस्ट्स बिगेन टू स्टडी, जब साइंटिस्ट ने ये मुताला करना शुरू किया हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, कि किस तरह से जानदार अपनी खुराक से तवानाई हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं ज़िंदा रहने के लिए. और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग ए डिजीज़, या फिर एक बीमारी के दौरान किस तरह से बुनियादी बायोलॉजिकल तब्दीलियाँ एक जानदार के अंदर आती हैं. जब ये चीज़ें पढ़ी, अब सुनने में तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन जब आप मज़ीद आने वाले सालों में बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फ़ंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डिजीज़ का क्या मतलब है, और हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इसका क्या मतलब है. ये तो आपके बायोलॉजी में पढ़ा दिया जाएगा ना, हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर फील्ड है, केमिस्ट्री के अंदर कम ही पढ़ाई जाती है. तो ये वजह है. बायोकेमिस्ट्री एक बहुत वास्ट नॉलेज वाली ब्रांच है जो कि अब आजकल ज़्यादातर बायोलॉजी में पढ़ा जाती है और केमिस्ट्री में कम पढ़ी जाती है. बहरहाल इसकी डेफिनेशन ये है, द ब्रांच इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, composition and chemical reaction of substances found in living organism.
जैसे हम केमिस्ट्री इन रिलेशन विद बायोलॉजी में बात कर चुके हैं कि यहाँ पर स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर इन लिविंग ह्यूमन बॉडीज़ के बजाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो किसी भी और इसके अलावा रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो किसी भी जानदार के अंदर जो मादा पाया जाता है उसकी कंपोजिशन बनावट क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात क्या हैं और वो किस तरह से रिएक्शंस करते हैं मुख्तलिफ मादों के साथ मिलकर, मुख्तलिफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर। तो ये सब हम रिलेशन विद बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री विद बायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसी रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री विद बायोलॉजी को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। सो इससे अगली लाइन में लिखा हुआ है, इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं उन सब को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। सच एज मिसाल दी हुई है कि वो कौन से रिएक्शंस हैं। सिंथेसिस हम कहते हैं किसी नई चीज़ का पैदा होना, बनना, नई चीज़ का वजूद में आना। मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं कि जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जानदारों के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन मैं दोबारा बताता हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में हम तफसील से करेंगे। तो जानदारों के अंदर पाए जाने वाला जो मादा है उसको हम, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उनमें एग्जांपल्स कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स की? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। तो इस लाइन में ये बताया गया है कि जानदारों के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उन रिएक्शंस के नतीजे में जो नई चीज़ें बन रही हैं, नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उनका मुतालिया हम करते हैं। और उन बायो मॉलिक्यूल्स में शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बुक पे इसकी डेफिनेशन है, the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on a commercial scale। केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कमर्शियल स्केल पे। कमर्शियल स्केल कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, इतने बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं कि उनको मार्केट में भेजा जा सकता है ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, या फिर इतनी बड़ी तादाद में केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं कि उनको मज़ीद दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है ख़ाम माल के तौर पे। ख़ाम माल किसको कहते हैं? मतलब रॉ मटेरियल के तौर पे। रॉ मटेरियल किसको कहते हैं? कि उनसे नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में काम होता है। तो कमर्शियल स्केल पे एक बड़ी तादाद में केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स की बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कॉस्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। These chemicals provide the raw material for many other industries such as food। अब ये सब जो केमिकल्स है, जो बेसिक केमिकल्स बनाए गए हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो मज़ीद बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिनमें फर्टिलाइज़र खाद की इंडस्ट्री शामिल है, सोप साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री शामिल है, टेक्सटाइल धागा और कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री शामिल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़रूरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री शामिल है, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की, जैसे हमने पहले बात की कि जड़ी बूटियाँ और कीड़े मकोड़े मारने वाली अदवायात भी आ जाती हैं। पेंट्स, रंग बनाने वाली इंडस्ट्री भी शामिल है, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, इन चीज़ों को बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में ये ख़ाम माल के तौर पर चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ हद तक मुश्किल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसको समझना ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। इनका मतलब क्या है ये मैं समझाता हूँ। जब एक एटम अपनी सादा हालत में मौजूद है, मतलब वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा, फिर भी वो अपने अंदर से तवानाई खारिज करता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल में, इन्वायरमेंट में एनर्जी रिलीज़ करता है।
इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या हैं? न्यूक्लियर प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जिनमें एक एटम तोड़ फोड़ का शिकार होकर दो या दो से ज़्यादा नए एटम बनाता है, या फिर दो या दो से ज़्यादा एटम मिल के फ्यूज़ करके आपस में जुड़ के एक नया एटम बनाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी के दौरान भी और न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान भी एटॉमिक एनर्जी रिलीज़ होती है या एटॉमिक एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है। इन्हीं रिएक्शंस, इन्हीं प्रोसेसेस की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के दौरान खारिज होने वाली या फिर अब्जॉर्ब होने वाली, जज्ब होने वाली एनर्जी जो है वो एटॉमिक एनर्जी कहलाती है एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। तो इस एटॉमिक एनर्जी के डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, इस चीज़ के मुतालिक को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटीरियल्स। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज़ होती है रेडियो एक्टिविटी से और न्यूक्लियर प्रोसेसेस से, ये हमारे माहौल के अंदर मौजूद होती है। पानी के अंदर, दीवारों के अंदर, हवा के अंदर, ज़मीन के अंदर। जब ये एनिमल्स में, प्लांट्स में या फिर अदर मटेरियल्स जो बेजान चीज़ें हैं उनमें ये रेडिएशंस, जो एनर्जी जो है, जो रेडिएशंस हैं, जब ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो उनके केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट हैज़ अ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिसिन में यानी डॉक्टर की फील्ड में इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। रेडियो थेरेपी कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी से जो इलाज किया जा सकता है उसे रेडियो थेरेपी कहते हैं। प्रेजर्वेशन ऑफ फूड, प्रेजर्वेशन का मतलब होता है महफूज करके रखना, और इसका प्रेजर्वेशन ऑफ फूड से मुराद है कि हम अपनी खुराक को महफूज करके रख सकते हैं, गलने सड़ने से बचा सकते हैं, लंबे अरसे तक महफूज की जा सकती है खुराक। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, और जैसा कि आप जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे बिजली जनरेट की जा सकती है जो हमारे घरों में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई होती है। अब हमारी अगली ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंट का वर्ड है तो इन्वायरमेंट पे ही फोकस किया जाता है इस ब्रांच में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब एक इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में कंपोनेंट्स जो हैं, जो अज्जा हैं जिनसे मिलकर एक इन्वायरमेंट बना है, जिनमें हवा, पानी, ज़मीन, ये सब चीज़ें आती हैं। एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, और इंसानी सरगर्मियों का, इंसानी अवामिल का इस माहौल के इन अज्जा पे क्या असर होता है, इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी। बायोलॉजी तो जैसे हम जानते हैं कि जानदारों के मुताले को कहते हैं। जियोलॉजी होती है कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों के खदो खाल का मुताला किया जाता है जियोलॉजी में। इकोलॉजी हम कहते हैं कि एक माहौल के अंदर जितने भी जानदार हैं वो अपने माहौल की बेजान चीज़ों के साथ किस तरह से रहते हैं, मतलब बेजान चीज़ें एक माहौल के अंदर जानदार चीज़ों पर क्या असरात रखती हैं, और जानदार जो हैं वो एक माहौल के अंदर बेजान चीज़ों के ऊपर क्या असरात रखते हैं, वो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर सकते हैं। The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution. Knowledge of chemical processes taking place in environment, अब हमारे माहौल के अंदर पानी है, ज़मीन है, हवा है, इन तमाम अज्जा के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। इन केमिकल प्रोसेसेस को हमने पढ़ना होता है, मुताला करना होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, और इन
इन प्रोसेसेस का मुताला करते हैं हम लोग और फिर ये जांचते हैं कि क्या चीज़ इस वक्त हमारे माहौल में इन अज्जा में बेहतरी पैदा कर सकती है और क्या चीज़ नुकसान पैदा कर रही है, और हमारी ये कोशिश होती है कि नुकसान को कम से कम किया जाए और फ़ायदे को, बेहतरी को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। ये सब को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखते हैं। ओके, सो हमारी लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक मुश्किल है समझने में, तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ का एक सैंपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास या हमारे घर के पास ही एक झील है, हम उस झील पे गए और 100 मिलीलीटर पानी ले लिया। वो 100 मिलीलीटर पानी हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास एक सैंपल होगा। एक और एग्जांपल, हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ की हवा, मुझे लगता है कि हवा में कुछ मसला है, हवा लेने से खांसी आती है, सांस ठीक नहीं आता, तबीयत ख़राब होने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने इस हवा को एनालाइज़ करना है, तो हम उस हवा का भी 100 मिलीलीटर का थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं उसको स्टडी करने के लिए। तो इस तरह से हमने एक सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब उस सैंपल में से हमने उसके जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब सैंपल किन किन चीज़ों से मिलकर बनाए, किन किन एटम से, किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनाए, उन सब को हम अलग अलग करके देखेंगे कि वो कितनी कितनी मिकदार में है उनमें। ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए सैंपल। पहले एक सैंपल को एक जगह से सेपरेट किया जाता है। एक सैंपल को पहले एक जगह से सेपरेट किया जाता है, जैसे झील से 100 मिलीलीटर पानी लेना या फिर हमारे इर्द गिर्द की फ़िज़ा से 100 मिलीलीटर हवा लेना, इसको सैंपल सेपरेट करना कहते हैं। और फिर एनालिसिस ऑफ ए सैंपल, और फिर उस सैंपल का एनालिसिस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, परखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, स्टडी किया जाता है, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, कि उसमें जितने भी अज्जा हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आइटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कोई जहरीली गैसेज हैं, किस किस तरह की चीज़ें हैं उनमें, उन सब को फिर फाइंड आउट किया जाता है। द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। प्रायर का मतलब होता है पहले, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने से पहले, मतलब एनालिसिस करने से, जैसे डेफिनेशन में दोबारा जाएं तो एनालिसिस किया जाता है ना सैंपल का। तो एनालिसिस 2 किस्म का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो जनरली कहें तो एनालिसिस करने से पहले एक सैंपल को सेपरेट किया जाता है। ये इस लाइन का मतलब है। अगर इस लाइन को समझने में मुश्किल पेश आ रही हो तो इस लाइन का मतलब ये है कि एनालिसिस करने से पहले, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, एनालिसिस करने से पहले सैंपल को सेपरेट किया जाता है। अगली लाइन में क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ एच। इस लाइन में हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का डिफरेंस बताया गया है। ये डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। पहले लाइन पढ़ लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की, जो भी हमने सैंपल लिया है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। उसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी क्वालिटी चेक करते हैं। क्वांटिटी नहीं देखते, मिकदार नहीं देखते कि कितनी मिकदार में शामिल है, हम सिर्फ क्वालिटी देखते हैं। तो क्वालिटी देखने का मतलब है कि हमें ये पता चल जाता है कि इस सैंपल के अंदर कौन कौन से अज्जा मौजूद हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि वो कितनी मिकदार में है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। हमें उस सैंपल में मौजूद कंपोजिशन पता चल जाती है, कंपोनेंट्स पता चल जाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, उन सब्सटेंस की आइडेंटिटी पता चल जाती है। ऑन द अदर हैंड,
क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सैंपल में मौजूद कंपोनेंट कितनी मिकदार में है ये फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अब इस एग्जांपल में हमने 100 मिलीलीटर ऑफ एयर ली टू फाइंड आउट इट्स कंपोजिशन, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, मेरे इर्द गिर्द की हवा में, फ़िज़ा में क्या चीज़ है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने 100 मिलीलीटर का एक सैंपल ले लिया। क्वांटिटेटिव, अब इस एनालिसिस को करने के लिए बहुत सी मशीन्स हैं, बहुत से टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल सिंपल और जनरल सा समझ रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, सारा एनालिसिस करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, स्टडी करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी हवा में नाइट्रोजन 79% है, ये क्वांटिटी बता दी हमने। 79%। ऑक्सीजन 21% है, ये भी क्वांटिटी है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, ये भी क्वांटिटी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा कि हमें क्वांटिटी का नहीं पता चल पाता। नाइट्रोजन इज़ मोर देन ऑक्सीजन, हम सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि इस सैंपल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पहली बात पता चल गई हमें कि क्या चीज़ प्रेजेंट है, वो है नाइट्रोजन, वो है ऑक्सीजन, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात क्या पता चली कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये भी पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा और कौन सी चीज़ कम है। लेकिन दोबारा मैं ये बताता चलूँ कि हमें क्वांटिटी का पता नहीं चलता, हम उन्हें नंबर्स में बयान नहीं कर सकते, फिगर्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी का बता सकते हैं, आइडेंटिटी का बता सकते हैं, एक जनरल सा बता सकते हैं। जनरल सा यहाँ पे क्या बताया है, क्वालिटी यहाँ पे क्या बताई है, वो ये है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पे क्वांटिटी का तयन नहीं कर सके, हम यहाँ पे कितनी मिकदार में प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेजेस में प्रेजेंट है, यहाँ पे हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये है बेसिक डिफरेंस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस का। इससे अगली लाइन में बताया है, हैंस इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज। बहुत से टेक्निक्स यूज़ होते हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं यूज फॉर एनालिसिस और स्टडीज़। तो इन एनालिसिस के लिए और स्टडीज़ के लिए बहुत से टूल्स और टेक्निक्स यूज़ होते हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, एनवायरमेंटल, क्लिनिकल एनालिसिस। इस एनालिटिकल केमिस्ट्री की स्कोप क्या है, यूज़ कहाँ पे हो सकती है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में यूज़ हो सकती है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम होता है हमारे माशरे के अंदर, वो ये होता है कि वो ख़ुराक के सैंपल लेती है, पानी के सैंपल लेती है, हमारे इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ़ चीज़ों के सैंपल लेती है, और फिर उनमें ये चीज़ ढूंढती है कि वो कितनी मिकदार में उनमें क्या चीज़ मौजूद है। और क्लिनिकल एनालिसिस में मिसाल के तौर पर एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड में देखा जाता है कि क्या चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है। तो ये स्कोप है एनालिटिकल केमिस्ट्री का।